हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन एक MCQ बेसिस अपनी क्लास रहने वाली है, जो कि टारगेट होगी बेसिकली राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO, RML लखनऊ, जिपमेर और PGI जैसे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स को चूज करके हम अब क्वेश्चन सेशन बना रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी समय की अपन बर्बादी किए डायरेक्ट अपन अपने क्वेश्चन सेशन के ऊपर चलते हैं। ये रहा अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। जो वाटर डिप्रीवेशन जो टेस्ट होता है वो हम किसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन यूज करते हैं? डायबिटिक मेलिटस, डायबिटिक इंसिपिडस, सियाड या फिर डायबिटिक कीटोजेनिक। जो अपना वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट है ये अपन किसके लिए करते हैं? ये अपन करते हैं डायबिटिक इंसिपिडस के लिए। ओके, डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है ये भी अपन पढ़ लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अपनी जो बॉडी के अंदर जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशंस नहीं होता है। ठीक है, सिक्रेशन कम होता है या फिर सिक्रेशन नहीं होता है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटिक इंसिपिडस। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम में बताया गया है कि ये क्या करता है, डायूरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करता है। मीन्स इस कंडीशन में है एंटी डायूरेटिक। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो डायूरेटिक का जो वर्क होता है उसको सप्रेस करता है। अब जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी पेशेंट के अंदर, ओके, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो है यूरिन आउटपुट है वो एक तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इसी के साथ ही पेशेंट को जो है वो थ्रस्ट जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगी। ओके, डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट्स के अंदर। जो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर करते क्या है, विथ होल्ड करते हैं वाटर को, विथ होल्ड वाटर फॉर 8 to 12 आवर्स तक। ठीक है, 8 to 12 आवर्स तक क्या है, पेशेंट को जो है वो वाटर का विथ होल्ड करते हैं, वाटर नहीं देते हैं पेशेंट को। इस कंडीशन में अब क्या करते हैं, 8 to 2 आवर्स, जो 8 to 12 आवर के लिए वाटर जब अपन ने स्टॉप कर दिया है, अब इसके बाद में अपन क्या चेक करते हैं पेशेंट की यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट एंड पेशेंट्स वेट। इनको जो है अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को अपन बोलते हैं वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। और इस टेस्ट क्या करते हैं अपन, डायबिटिक इंसिपिडस के केस में इस टेस्ट को जो है अपन परफॉर्म करते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में 3 टाइप के अपने जो डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है। फर्स्ट अपने को देखने को मिलता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। इस कंडीशन में क्या होता है, बिल्कुल भी जो है वो ADH हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज थर्स्ट। सेकेंड टाइप की डायबिटिक होती है नेफ्रोजेनिक। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। थर्ड किस प्रकार की देखने को मिलती है, डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक में क्या होता है, पेशेंट जो है वो एक्सेसिव वाटर का क्या करेगा, इनटेक करेगा और एक्सेसिव ही यूरिन आउटपुट करता है। ठीक है, आप वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट को अगर वो ब्रीफली पूछ ले एग्जामिनर की कौन सी डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन को असेस करने के लिए किया जाता है, तो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस को। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एक्सेसिव ना तो वो वाटर इनटेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसके टेस्ट में क्या करते हैं अपन, विद होल्ड करते हैं वाटर का। फिर भी अगर पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिले, ठीक है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट और एक्सेसिव थर्स्ट, तो मतलब किस प्रकार का डायबिटीज़ है,
इंसिपिडस है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस है। ओके, सो इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डायबिटिक इंसिपिडस। इसके बाद में हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिक मेलिटस के अंदर क्या होता है, ये टाइप फर्स्ट एंड टाइप टू, दो प्रकार के अपने अपने जो डायबिटीज़ कंडीशन होती है अपने बॉडी में। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो टाइप टू है इसके अंदर जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, बट सेल जो है वो प्रॉपर इंसुलिन का यूज में नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटिक मेलिटस। ये आगे हम ब्रीफली पढ़ेंगे। और सिम्टम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। ओके, ऐसा ही एडीएच में क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि जो एडीएच का जो लेवल है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो लेवल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो इस केस में क्या देखने को मिले, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, डायबिटिक इंसिपिडस में तो क्या हुआ, कम हो गया या फिर बिल्कुल भी यहाँ पे सिक्रेशन नहीं हो रहा है। और सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडीएच की जो लेवल जो सिक्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो इस केस में अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट को। इसके बाद में एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट को। इसके बाद में हाइपरवोलेमिया। ओके, तो ये सारे साइन सिम्टम जो है वो सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में देखने को मिलता है। ओके, ये इसके अपोजिट है। तो इस केस में अपन जो है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट नहीं करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस में। आई होप आपके फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। तो इस एक ही क्वेश्चन में अपन ने जो करेक्ट आंसर है वो भी देख लिया, और इसके साथ में और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पुट ऑन हो सकते हैं ये भी अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में अपन मल्टीपल आंसर्स को अपन असेस कर रहे हैं, और नए क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं ये भी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में आपके आने की संभावना यहाँ पे पूरी पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, द ड्रग यूज फॉर डायलेशन ऑफ पीपल इन चिल्ड्रंस एज। ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्यूपिल के डायलेशन में हेल्प करती है। ओके, ऑप्शन है हमारे पास में एट्रोपिन, जेंटामाइसिन, बेटामेथासन या फिर लीवोफ्लोक्सासिन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना हमारा कौन सा, एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन ड्रग को है जो क्या करती है, ये एक माइड्रियाटिक ड्रग होती है। ठीक है, माइड्रियाटिक ड्रग क्या काम करती है, प्यूपिल डायलेशन में। ओके, प्यूपिल डायलेशन के अंदर एक बार करती है। ठीक है, डी से माइड्रेटिक, डी से डायलेशन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, सो एट्रोपिन जो ड्रग होती है वो होती है प्यूपिल डायलेशन में हेल्प करती है। इसी के साथ में एट्रोपिन ड्रग का और क्या रोल है, एट्रोपिन अपन कब देते हैं, ब्रेडिकार्डिया के अंदर अपन जो है वो एट्रोपिन देते हैं। इसी के साथ में रिड्यूस बॉडी सिक्रेशन, रिड्यूस बॉडी सिक्रेशंस के अंदर भी एट्रोपिन जो है वो अपने बॉडी के सिक्रेशंस को भी कम कर देता है, इसलिए इसको ईसीटी के अंदर भी जो है वो एट्रोपिन को अपन पेशेंट को लगाते हैं। ब्रेडिकार्डिया जब लेस देन 60 बीट पर मिनट होता है कार्डियक हार्ट रेट, अगर लेस देन 60 हो रही है, तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया लगाते हैं प्यूपिल डायलेशन करवाने के लिए। तो ये होती ही है एट्रोपिन। इसके बाद में ऑप्शन में दिया गया अपना जेंटामाइसिन और लीवोफ्लोक्सासिन। ये किस प्रकार की है, दीज आर एंटीबायोटिक्स। और जो जेंटामाइसिन है ये रीनल टॉक्सिसिटी करवाती है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो कि कौन सी मेडिसिन जो है वो रीनल टॉक्सिसिटी करवाती है, तो जेंटामाइसिन। इसके बाद में जो बेटामेथासोन है, ठीक है, ये किस प्रकार का है, ये एक स्टेरॉइड होता है। ठीक है, स्टेरॉइड नेचर की ड्रग है। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, अगर ये क्या करता है, बेबी के लंग्स मैच्योर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, बेबी का जो लंग्स है उसको मैच्योर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है का ये कब करता है हेल्प, प्री मैच्योर डिलीवरी बिफोर 30 वीक। सो यहाँ पे क्या करना है, 12 to 24 mg जो है वो मदर को जो IM लगाते हैं। ठीक है, बीटामेथासोन का 12 to 24 mg मदर को IM लगाते हैं बिफोर 24 आवर्स ऑफ प्रेगनेंसी।
ठीक है। बीटामेथासोन की जो जो ड्रग है वो अपन क्या, अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, बिफोर 32 वीक जो है वो डिलीवरी हो रही है, इस कंडीशन में जो मदर को है डिलीवरी के 24 घंटे पहले, ठीक है, डिलीवरी के 24 घंटे पहले अपन कितनी mg डोज देते हैं मदर को, 12 to 24 mg। तो ये क्या करती है, ये बेबी के लंग्स को मेच्योर करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो बीटामेथासोन से इस प्रकार अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया इज गिवन एट, जो स्पाइनल एनेस्थेसिया पेशेंट को अपन कौन सी लंबर वर्टिब्रा में अपन देते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। L1 L2, सेकेंड है L2 L3, थर्ड है L3 L4, या फिर फोर्थ है L4 L5। सो स्पाइनल एनास्थेसिया क्या है, वो एक एडल्ट में लगाते हैं और एक चाइल्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों टाइप में क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जब एडल्ट में लगाएंगे तो अपन किस में लगाएंगे, L3 L4 में लगाएंगे, और जब बेबी के अंदर लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, L4 L5 के अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये कौन से स्पेस में लगता है, ये लगता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, ओके। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जो है वो स्पाइनल एनेस्थेसिया अपन इंड्यूस करते हैं। और इसके अंदर अपन डोज कौन कौन सी देते हैं, 1.5 to 3 ml तक जो है वो अपन एनेस्थेसिया जो एजेंट होते हैं वो अपन एस्टैब्लिश करते हैं पेशेंट के अंदर। कौन कौन से, 1% लिग्नोकाइन, या फिर 0.5% बुप्रीवेसिन, ठीक है। अब ये किस प्रकार का एनेस्थेसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया किस प्रकार का एनेस्थेसिया होता है, ये एक प्रकार का लोकल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है। लोकल एनेस्थेसिया जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है, लोकल एनेस्थेसिया के अंदर हम किसी बॉडी पार्ट को, बॉडी के किसी लिम्ब को अपन जो है वो एनेस्थेसाइज करते हैं, और जनरल के अंदर अपन पूरी बॉडी को ही अपन क्या करते हैं, एनेस्थेसिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं जनरल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट एक पूछ लेता है लंबार एपिड्यूरल, ठीक है। एपिड्यूरल जो है अपन कौन से स्पेस में लगाते हैं, एपिड्यूरल का जो है वो है L2 L3 के अंदर जो है एपिड्यूरल अपन लगाते हैं। इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये एक मोस्ट सेफेस्ट टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया वो कहाँ लगाते हैं, L2 L3 के अंदर जो है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया लगाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है L3 L4 एडल्ट में, एंड L2 L3 कहाँ पे लगाते हैं, एपिड्यूरल में, एंड L4 to L5 किस में लगाते हैं, चाइल्ड के अंदर, स्पाइनल एनेस्थेसिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या रहा, L3 L4। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाईएस्ट लेवल कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाय, जो ऑक्सीजन का जो हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड, ऐसा कौन से मास्क जो अपन यूज़ करके ऑक्सीजन की जो है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑप्शन है अपने पास में, नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, पार्शियल नॉन ब्रीथर मास्क, या फिर सिंपल ऑक्सीजन मास्क। सबसे पहले अपने क्या दिया गया है, नेजल कैथेटर। सो नेजल कैथेटर से अपन कितना O2 अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, 1 to 4 लीटर, एंड कैनुला से कितना करवा सकते हैं, 1 to 6 लीटर। O2 मास्क से अपन कितना कर सकते हैं, O2 मास्क से अपन कर सकते हैं 5 to 8 लीटर, एंड लास्ट में क्या बचा, पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क। सो इससे अपन कितने परसेंट तक अपन जो है वो O2 अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को, 6 to 15 लीटर तक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क। और इसी के साथ में इनसे भी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। सो नेजल कैनुला कितने लीटर तक अपन O2 प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 to 4,
कैनुला से 1 to 6, मास्क से 5 to 8 लीटर जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अपन पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं इन मास्क की वजह से। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, अपन जो है मोस्ट एक्यूरेट एंड फिक्स जो ऑक्सीजन है वो अपन कौन से मास्क से दे सकते हैं, वो है वेंचुरी मास्क। ठीक है, वेंचुरी मास्क से अपन जो है वो मोस्ट अपन फिक्स O2 जो अपन वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एंजाइनल पेन दैट अकर ड्यूरिंग एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस। सो ऐसा अपने कार्डियक पेन, एंजाइनल पेन किस में होता है, कार्डियक, ओके, कार्डियक से रिलेटेड है। सो एंजाइना की कंडीशन में ऐसा पेन जो कि एक्टिविटी करने पर या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को हो रहा है, उस पेन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना, प्रिजमेंटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या फिर वेरिएंट एंजाइना। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, स्टेबल एंजाइना। ठीक है, सो स्टेबल एंजाइना या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डिमांड एंजाइना या फिर एक्सरसाइज्ड एंजाइना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड इमोशनल स्ट्रेस, इन कंडीशन में पेशेंट को अगर पेन होता है तो यहाँ पे क्या कौन सा पेन होता है, वो स्टेबल एंजाइना। ठीक है, सो इसमें अपन पेशेंट को अपन क्या क्या बोलेंगे कि आप जो है वो रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने पे क्या हो जाएगा, पेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटी इमोशनल स्ट्रेस पे क्या होगा, पेन जो है वो पेशेंट को एग्जास्टरेट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सो इसको ट्रीट करने के लिए क्या बोलेंगे हमारे पेशेंट को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट कौन सा, प्रिजमेंटल। प्रिजमेंटल एंजाइना को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के अंदर वेजो स्पाज्म जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वेजो स्पाज्म हो गया तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ब्लड सप्लाई तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो अगेन हार्ट जो है वो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिर हार्ट के अंदर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रिजमेंटल। ठीक है, वेजो स्पाज्म, वेजो स्पाज्म मीन्स कोरोनरी आर्टरी के कहीं भी आउटसाइड में यहाँ पे जो है वो वेजो स्पास्टिक कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर ये इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रिजमेंटल एंजाइना या फिर वेरिएंट एंजाइना। अब इसके अंदर क्या साइंस में देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट इलेवेशन की कंडीशन जो है वो पेशेंट को देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम में मॉडिफाइड करके पूछ सकता है कि ऐसे एंजाइना का आप नाम बताओ जिसमें एसटी सेगमेंट जो एलिवेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो अनस्टेबल एंजाइना ये इस प्रकार का एंजाइना है जो रेस्ट कंडीशन में भी अपने को पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा एंजाइना जो रेस्ट की कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल एंजाइना। प्रिजमेंटल और वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, पेशेंट को वेजो स्पाज्म होता है, वेजो स्पाज्म के बाद में कार्डियक की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, फिर वहाँ पे पेशेंट को जो है वो पेन फील होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं प्रिजमेंटल एंजाइना या फिर वेरिएंट एंजाइना। मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है। सो सबसे पहले अपन एक्शन देख लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का क्या एक्शन होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एक्शन होता है डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को कम करते हैं। सो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है,
पेंटोपेराजोल, रेबीपेराजोल, ठीक है, लेंसोपेराजोल। सो ऑप्शन अपने क्या दिया गया है, पेंटोपेराजोल। सो ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ड्रग है। इनके एक्शन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका ड्रग का जो एक्शन क्या होता है। सो पीपीआई का जो क्या एक्शन होता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट फोमेटिडिन एंड रेनिटिडिन, ये किस प्रकार की ड्रग है, ये H2 एंटी हिस्टामिनिक। ओके, ये H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। इनका क्या एक्शन होता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड रिलीज, ठीक है। ये भी क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को कम करती है, ठीक है। अब इसके बाद में एक ड्रग और यहाँ पे ऑप्शन में हमने दी गई है, ऑप्शन नंबर 4 में सुक्रालफेट। सुक्रालफेट कौन से प्रकार की ड्रग है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ये एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। ये कैसे काम करती है, ये अगर ये पेशेंट के स्टमक के अंदर यहाँ पे अल्सर यहाँ पे स्टमक में हो चुका है, तो सुक्रालफेट क्या करेगी, इसके अराउंड एक लेयर बना देगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो एसिड बनेगा वो और ज़्यादा इस अल्सर को जो है वो अफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ओके, सो ये एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। इसके बाद में एक प्रकार की और ड्रग आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स नाम में अपने को बताया गया है कि ये क्या करती है, ये एसिड लेवल को जो है वो न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। जो एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज करती है, ऐसी कौन सी ड्रग है, एंटासिड्स। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस ड्रग में कौन सी ड्रग आती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ड्रग आती है। सेकंड कौन सी आती है, सोडा बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पेंटोपेराजोल। आई होप आपके सारी कैटेगरीज यहाँ पे समझ में आ गई है। मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हीट के सेंसिटिव होती है, जो हीट पे अपन रखेंगे तो वो अपनी क्या करेगी, पोटेंसी खो देगी। ऑप्शंस में है पर्टूसिस, टाइफॉइड, बीसीजी या फिर पोलियो वैक्सीन। सो यहाँ पे दो प्रकार की वैक्सीन जो है वो स्टोर अपन कर सकते हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, दूसरी है कोल्ड सेंसिटिव। ऐसी वैक्सीन जिनको फ्रीज करने पे, ठीक है, या फिर फ्रोजन करने पे वो अपनी पोटेंसी खो देते हैं, ऐसी। और जो दूसरी कौन सी है, हीट सेंसिटिव, या जिनको हीट पे अपन रखते हैं, जो फ्रिज के बाहर रखते हैं तो वो अपनी पोटेंसी खो देती है। ऐसी वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। कौन कौन सी होती है हीट सेंसिटिव, सबसे पहले तो बीसीजी होती है, पोलियो होती है, मीजल्स होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करती है, बीसीजी, पोलियो एंड मीजल्स को जो है वो कोप्लिक स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। कोप्लिक स्पॉट्स जो है वो कौन सी प्रॉब्लम के अंदर अपने को, कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। कोप्लिक स्पॉट जो है मीजल्स, पर्टूसिस, चिकन पॉक्स या फिर रूबेला। तो जो कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो किस में देखने को मिलेंगे, मीजल्स की कंडीशन में जो है वो क्या करता है, कोप्लिक स्पॉट्स अपने को देखने को मिलता है। बात करते हैं अपन मीजल्स की। सो मीजल्स को सबसे पहले क्या बोलते हैं, 4 डे फीवर, ठीक है। 4 डे फीवर भी जो है किसको बोलेंगे, मीजल्स को बोलते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बनता है, कौन सा होता है, सबसे पहले तो ये आरएनए टाइप का वायरस होता है। एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस जो है वो क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद में रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्लासिकल फीचर देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, कोप्लिक स्पॉट। तो जो कोप्लिक स्पॉट है वो कब देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन बनता है।
सो ये देखने को मिलता है अपने को थर्ड डे ऑफ डिजीज़ एंड कॉप्लिक स्पॉट से। तो ये क्वेश्चन पूछा बनाई है, ठीक है। इसके बाद में अपन कॉप्लिक थर्ड डे में इनकी स्टेज पूछ लेते हैं, ठीक है। स्टेज पूछ लेते तो ये किस पे हो जाएगी, मीजल्स की प्री इरप्टिव स्टेज में जो है वो कॉप्लिक स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन से स्टेज में, प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। और डीप पूछ ले, कहाँ जगह कौन सी होती है, सो नियर बक्कल म्यूकोसा, ठीक है। नियर बक्कल म्यूकोसा जो है वो कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। और अगर इसको डीप पूछ ले तो क्या आ जाएगा ऑप्शंस के अंदर, और आ जाएगा अपोजिट टू मोलार टीथ, कौन सा, सेकंड, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप जो है एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे मीजल्स प्रॉब्लम से, मीजल्स डिजीज से, ओके। अब नेक्स्ट अपना जो ऑप्शंस में क्या बताया गया, पर्टूसिस। पर्टूसिस को अपन क्या बोलते हैं, 100 डेज कफ या फिर वूपिंग कफ, ठीक है। पर्टूसिस को जो 100 डेज कफ या वूपिंग कफ बोलते हैं, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, बोर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टूसिस जो है वो इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। और इसको 7 to 14 डेज इसका जो क्या है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, पर्टूसिस का। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चिकन पॉक्स, ठीक है। अपन जल्दी जल्दी इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गन एजेंट क्या है यहाँ पे, वेरी सेला जोस्टर जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, इसका भी यहाँ पे ड्रॉपलेट है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे कब देखने को मिलता है, 14 to 16 डेज पे इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, रूबेला। रूबेला का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, टोगा वायरस। एंड इसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना देखने को मिलेगा, 14 to 21 जो डेज है इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। इनके इंक्यूबेशन पीरियड से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। और इनके जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन और इनका पॉजिटिव एजेंट तो आपको हर का आपको याद होना ही चाहिए, आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मीजल्स। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बर्थ बेबी विद बर्थ वेट 1000 to 2000 ग्राम आर टर्म्ड एज, ठीक है। तो अगर बेबी का जो बर्थ है वो 1000 से 2000 ग्राम के बीच का आया है तो इसको अपन क्या टर्म देंगे, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबीज, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट, या फिर एक्सट्रीमली बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। एक्सट्रीमली यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी। सो अगर अपन बर्थ नॉर्मल बर्थ अगर कितना होता है, नॉर्मल पेशेंट जो बेबी का जो वेट होता है वो कितना होता है, 2500 to 3000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेबी नॉर्मली वेट का है। अब अगर लेस देन 25 ग्राम का हुआ तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट। अब अगर ये 1000 से 2000 के बीच में आया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट। अब इसके बाद में लेस देन यहाँ पे 1000 वेट देखने को मिल रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो यहाँ पे कौन से अपने को पूछा गया एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन क्या बना, 1000 से 2000 के अंदर कौन सी कैटेगरी आएगी, तो ये आएगी वेरी लो बर्थ वेट की कैटेगरी आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वेरी लो बर्थ वेट। और आगे के अगर एग्जाम के अंदर आपको लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट के पूछे तो वो भी आप बता सकते हो आपसे, ठीक है। यहाँ पे नाम अपने को देखने को मिलेगा स्मॉल फॉर डेट, ठीक है। स्मॉल फॉर डेट बेबी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, बेबी का अपन वेट ही असेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन पढ़ लेते हैं 37 वीक के ऊपर अगर कोई बेबी का बर्थ हुआ है और उसका वेट जो है 2.3 से 3.5 kg के बीच में रहा है तो ये कौन सी कैटेगरी है, नॉर्मल फॉर डेट, ठीक है। अगर बेबी का वेट 37 वीक पे हुआ है और इसका वेट अगर 2.3 से 3.5 के बीच के रहता है तो ये क्या है, नॉर्मल फॉर डेट है, ओके। इस वीक या फिर इस डेट के अकॉर्डिंग ये वेट होना नॉर्मल है। नेक्स्ट, अगर 40 वीक पे जो है वो बेबी बर्थ हुआ है और इसका यहाँ पे वेट होता है 2.5 से 4.0 kg, ये कुछ क्राइटेरिया है। अपन जो स्मॉल फॉर डेट और नॉर्मल फॉर डेट और लार्ज फॉर डेट अपन असेस करते हैं तो वो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं, या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बेबी का बर्थ अगर 42 वीक पे हुआ है
और यहाँ पे बेबी का जो वेट है 2.7 टू 4.2 kg के बीच के अंदर होता है, ठीक है। सो ये सभी कंडीशन क्या है, नॉर्मल फॉर डेट है, ओके। ये सभी कंडीशन क्या है, नॉर्मल फॉर डेट है। अब अगर एग्जाम में पूछा गया क्या, स्मॉल फॉर डेट, सो स्मॉल फॉर डेट मीन्स इससे कैसे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई बेबी है वो 40 वीक पे डिलीवर हुआ है और उसका वेट कितना है, ठीक है, 40 वीक पे डिलीवर हुआ और उसका वेट अपने को देखने को मिल गया 2.3 ग्राम, ठीक है, 2.3 ग्राम। अब जब इस 40 वीक में वेट कितना होना चाहिए, जबकि 2.5 से 4.0 kg का वेट होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे केजी है, ग्राम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या एग्जाम में क्या पूछा गया, स्मॉल फॉर डेट। तो ये जो कंडीशन है ये 40 वीक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं पूछी एग्जामिनर ने, क्योंकि अगर यहाँ पे वेट यहाँ पे अपने को 40 kg के ऊपर 40 वीक के ऊपर अगर 2.5 देखने को मिलता तो ये क्या होता, नॉर्मल फॉर डेट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2.3 kg, ये क्या है, इससे कम है। तो ये वाला जो बेबी है वो स्मॉल फॉर डेट कहलाएगा, ठीक है। आपके आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। या फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि एक कोई बेबी है वो अगेन 42 वीक पे बर्थ हुआ है और इसका जो वेट है वो 2.5 kg है, ठीक है। तो ये भी किस प्रकार का है, स्मॉल फॉर डेट है, ठीक है, स्मॉल फॉर डेट है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 42 वीक पे तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जबकि यहाँ पे 2.5 kg का बेबी बर्थ हो रहा है 42 वीक पे। नॉर्मल कब होता है, जब 2.7 kg का होता है। ये तो हो गया स्मॉल फॉर डेट। अब अगर अपने को पूछ ले लार्ज फॉर डेट बेबी कब होगा, लार्ज फॉर डेट बेबी का मतलब इनसे वेट जो है वो इस क्राइटेरिया, इन जो क्राइटेरिया से वो वेट देकर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपन की बात कर लेते हैं। अगर बेबी अपने पास में कब आया है, 37 वीक की प्रेगनेंसी उसकी डिलीवर हुई है और बेबी का वेट कितना है 2.7 kg। 2.7 तो कब होता है, 42 वीक्स के ऊपर डिलीवरी हो तो उसमें अपन 2.7 देखते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछ लिया, 37 वीक की डिलीवरी पर ही 2.7 kg पे जो बेबी है वो डिलीवर हो गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, या फिर लार्ज फॉर डेट, ओके। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आज का। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेरी लो बर्थ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 4D, ठीक है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ठीक है। पहले ये क्या कितने डी देखने को मिलते थे, पहले के टाइम में ये जो है वो 3D देखने को मिलता है। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर 3D मिल जाए या फिर 4D मिल जाए, ओके। सो कौन कौन से, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस या फिर डेथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच डिसऑर्डर। सो ये कौन से जो विटामिन की डिफिशियंसी से अपने को 4D या 3D से अपने को देखने को मिलती है, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन या फिर बायोटिन। सो ये अपन ने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अपने प्रीवियस जो अपने वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये विटामिन पूछा था और उससे अपने को डिजीज़ पूछी थी। अभी यहाँ पे डिजीज़ पूछी है, उससे अपन विटामिन का पता लगा रहे हैं। सो अगेन ये विटामिन B3 कौन सा होता है, नियासिन होता है। तो ये अगेन विटामिन B3 की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, कौन सी, 4D। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को सबसे पहले डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया के बाद में क्या कंडीशन आती है, डिमेंशिया। डिमेंशिया के बाद में डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस के बाद में कंडीशन ट्रीट नहीं होती तो पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। अब जो है वो नियासिन डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, पेलेग्रा की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये कौन सी डिजीज है, पेलेग्रा। अब पेलेग्रा क्यों होता है, जो पेशेंट मेज ईटर्स होते हैं या फिर जो पेशेंट है वो ज़्यादा मक्का खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा मक्का खाते हैं तो मक्के में क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है। मक्के में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन का जो लेवल होता है वो कम होता है। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन होता है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन B3, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ही क्या होता है, विटामिन B3 बनाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 60 mg ट्रिप्टोफैन जो है वो 1 mg B3 का जो है वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट है वो मेज ईटर है, उनके अंदर क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे उनको एसेंशियल अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन की कमी से विटामिन B3 की जो कमी है वो भी यहाँ पे पेशेंट को जो देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाएगा, नियासिन डिफिशियंसी। नियासिन डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, पेलेग्रा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेलेग्रा को क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ पॉवर्टी भी अपन क्या बोलते हैं, पेलेग्रा की कंडीशन को अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर रहा वो क्या रहा, नियासिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया थियामिन। थियामिन से अपने क्या देखने को मिलता है, बेरी
बेरी कंडीशन को जो थायमिन से देखने को मिलता है ये क्या है, विटामिन B1 है। अब थायमिन से जो है वो क्या होता है, ये जो थायमिन होता है ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। और इसी के साथ ही इसकी अगर कमी हो जाएगी तो अपने बॉडी में क्या देखने को मिलता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी 3 टाइप की होती है, एक होती है ड्राई, दूसरी होती है वेट, एंड थर्ड होती है इन्फेंटाइल। जो ड्राई बेरी बेरी होती है वो किसको इफेक्ट डालती है, नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट डालती है। वेट बेरी बेरी जो किसको डालेगी, कार्डियक सिस्टम को जो इफेक्ट डालेगी। और इन्फेंटाइल जो है बेरी बेरी कब देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अगर मदर के अंदर जो है वो विटामिन B1 का लेवल जो कम होता है, तो यहाँ पे इन्फेंट के अंदर भी ये कम देखने को मिलता है, ठीक है, विटामिन B1। तो ये 3 कंडीशंस होती है विटामिन B1 की कमी से, जो बेरी बेरी के जो टाइप्स है वो अपन ने यहाँ पे सोल्व किया है। ओके, ऑप्शन ए क्या है, राइबोफ्लाविन। ये क्या करता है, विजन के अंदर हेल्प करता है। बायोटिन, बायोटिन भी अपने क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ में और बॉडी के इम्यूनिटी बनाने में भी बायोटिन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, जो काला आजार की जो प्रॉब्लम है, काला आजार कंडीशन, डिजीज कंडीशन है, ये किसकी वजह, कौन इसको ट्रांसमिट करवाता है, एडिस मस्कीटो, टेस्टिस फ्लाई, या फिर सैंड फ्लाई, या फिर माइस। तो काला आजार को जो है वो सैंड फ्लाई जो है वो इसको, काला आजार को जो है क्या है, रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिट करवाने के लिए। अब काला आजार होता है किसकी वजह से, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है लेशमानिया डोनोवेनी, ठीक है, लेशमानिया डोनोवेनी जो है वो काला आजार को जो है वो प्रॉब्लम कोज करवाती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकला वो क्या निकला आपने, सैंड फ्लाई। मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंडे फीवर इज आल्सो नोन एज, मंडे फीवर को हम दूसरे के नाम से भी जानते हैं, बेगेसोसिस, बिसिनोसिस, एब्स्टोसिस, या फिर COPD। सो मंडे फीवर को अपन जो है वो दूसरा नाम से जानते हैं, वो क्या है, बिसिनोसिस, ठीक है। बिसिनोसिस को अपन क्या बोलते हैं, मंडे फीवर बोलते हैं। बिसिनोसिस की क्या क्यों होती है, बिसिनोसिस होती है कॉटन डस्ट से, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा कॉटन डस्ट वाले एरिया में काम कर रहा है तो उसको क्या है, बिसिनोसिस होने की संभावना रह सकती है, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, मंडे फीवर। बेगोसिस कब बोलते हैं, शुगर कैन डस्ट से जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, बेगोसिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया एब्स्टोसिस, एब्स्टोसिस क्या बोलते हैं, सॉरी, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस कब होती है, जब जो है वो एस्बेस्टोस डस्ट के अंदर जो पेशेंट काम करता है, मीन्स क्या हो गया, ऐसे पेशेंट जो माइंस में काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या हो सकता है, एस्बेस्टोसिस की कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलती है। सो मंडे फीवर वाला दूसरा नाम क्या है, बिसिनोसिस, बिसिनोसिस मीन्स कॉटन डस्ट, ठीक है। तो आज का अपन सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इस सेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करो। और इसके साथ ही अगर हम जो RNCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल ऐप जो है वहाँ पे हम क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, CHOs, PGI, RML, ठीक है, इनके रिगार्डिंग। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी आप बाय कर सकते हो, और साथ साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रोज़ आने वाले हमारे MCQ सेशन में आपको मदद मिल सके, रोज़ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।